प्यारे साथियों, भान ई क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी की क्लास चल रही है हमारी कंटिन्यू, और आज के विषय की बात करें यदि, तो आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जहां से रीट में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले अपने टॉपिक का नाम जो है, सबसे पहला तो ये कि वायुदाब एवं पवन तंत्र, ओके, एयर प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तो सबसे पहले आज हम इसके बारे में बात करेंगे, वायुदाब के बारे में। वायुदाब क्या है, किस प्रकार ये कार्य करता है, हाउ द फंक्शनिंग द एयर प्रेशर, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवधारणा। वायुदाब पर सबसे पहले अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन है? सबसे पहले अध्ययन करने वाला व्यक्ति सबसे पहले अध्ययन करने वाला व्यक्ति हो सकता है आप में से पता हो, तो ये है ओटोविन गोरिक। ओटोविन गोरिक क्या है, वायुदाब कहते किसे हैं? हाँ, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। देखो, वायुदाब किसे कहते हैं? जनरली ऐसा होता है कि हम वायुदाब की परिभाषा हमारी लैंग्वेज में या लोकल भाषा में हम जो देते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष पर वायु का जो दाब रहता है उसे ही वायुदाब कहते हैं, या फिर इसकी ऑथेंटिक जो डेफिनेशन है उसके लिए आपको थोड़ा सा किसी क्षेत्र विशेष पर, है ना, वायुदाब का जो वायु का जो दाब रहता है, भार रहता है, यही वायुदाब है। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर उपस्थित हर वस्तु पर वायु का लगभग 8 किलोग्राम भार रहता है। हमारे सिर पर भी वायु का 8 किलोग्राम जो भार है हम लेकर चलते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि वायुदाब की जो वास्तविक परिभाषा है वो क्या है, तो हम बात कर लेते हैं वायुदाब की वास्तविक परिभाषा की। वायुमंडल में 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में उपस्थित 1 ग्राम वायु की उपस्थिति, यही वायुदाब है, ठीक है। और ऐसा हम और भी अगर इसको और तरीके से समझना चाहें आप, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब ये 1 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि प्रति इकाई कह सकते हैं हम। 1 वर्ग सेंटीमीटर हो सकता है, 1 वर्ग मीटर हो सकता है, 1 वर्ग किलोमीटर हो सकता है। ये तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित वायु की मात्रा, इसे ही वायुदाब कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वायुदाब से जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन निकल कर आते हैं, एग्जाम में आते ही रहते हैं, वो एक तो वायुदाब की इकाई क्या है और वायुदाब मापने का यंत्र क्या है। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं, और किसी न किसी एग्ज़ाम में अदल बदल कर ये जो प्रश्न है हमारे समक्ष आते ही रहते हैं। इकाई क्या है वायुदाब की? पहली बात, किस यंत्र से मापा जाता है वायुदाब को? इम्पोर्टेंट इकाई, इसकी इकाई है मिलीबार। वायुदाब की इकाई, और वायुदाब को किस इकाई में मापा जाता है? मिलीबार में, ठीक है। अगर हम बात करें यदि कि वायुदाब को किस अंतर्राष्ट्रीय इकाई में मापा जाता है,
तो इसके लिए पास्कल नाम आपको सुनने को मिलेगा, पास्कल, ठीक है। लेकिन वो अभी इतना यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बात करते हैं हम वायुदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो वायुदाब मापने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसे कहा जाता है बैरोमीटर, और बैरोमीटर कह ले या हिंदी में कह ले वायुदाब मापी। वायुदाब मापी, वायुदाब मापी दो प्रकार के होते हैं। एक तो टाइप होता है फॉन्टिंग, ठीक है, और नंबर 2 रहता है इसका एनीरॉइड, ठीक है, एनीरॉइड। अब हम बात करें कि वायुदाब को मापने के लिए जो इकाई है बैरोमीटर या यंत्र जो है वो इसके आविष्कारक कौन है, खोजकर्ता कौन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, टेरोशेली। तो बात करते हैं हम सबसे पहले, जितना हमने अभी तक देखा है कि ओटोविन गोरिक वायुदाब पर अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति था, ठीक है। वस्तु पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक वस्तु पर 8 किलोग्राम वायु का दाब हमेशा रहता है, सदैव। हमारे सिर पर भी या हम भी 8 किलोग्राम वायु के दाब को लेकर चल रहे हैं, जो हमें एक्चुअली रियलाइज नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। वायुमंडल में ये है वायुदाब की जो परिभाषा, उसको आप याद रखें। वायुमंडल में 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में उपस्थित 1 ग्राम वायु की उपस्थिति को ही हम वायुदाब कहते हैं, या फिर यूँ कह लें कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित वायु की मात्रा ही वायुदाब कहलाती है। वायुदाब को मापने की इकाई क्या है, मिलीबार है, ठीक है। किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर। 2 टाइप के होते हैं बैरोमीटर, फॉन्टिंग और एनीरॉइड। टेरोशेली एक नामक व्यक्ति ने जो बैरोमीटर का आविष्कार किया था, खोज की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं वायुदाब की, कि वायुदाब किस क्षेत्र पर कैसे रहता है। हम बात करते हैं वायुदाब की, तो समुद्र तल पर ठीक है, हाँ 1.053 kg ये रहता है। अभी समुद्र तल पर वायुदाब की मात्रा जो है, दर जो है वो ये रहती है। और बात करते हैं यदि हम स्थल की, या यूं कह लें कि पृथ्वी का औसत वायुदाब कितना होता है, तो वो आप लिख लीजिए 1013.25 मिलीबार, ये रहता है। ध्यान रखें इस बात को। और औसतन यदि कहा जाए कि इस पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी क्षेत्र का जो वायुदाब है वो कितना होता है, औसतन मान लेते हैं, तो औसतन पृथ्वी का हर क्षेत्र पर उपस्थित जो वायुदाब होता है वो 950 से लेकर 1050 मिलीबार के मध्य रहता है, मिलीबार के बीच, ठीक है, के मध्य रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वायुदाब को किस प्रकार पढ़ा जाता है, इसकी रीडिंग किस प्रकार ली जाती है ना। तो वायुदाब की जो रीडिंग के लिए है, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 3 तथ्य हैं इस पर। एक तो वायुदाब जो रीडिंग है स्केल है ना, स्केल। यदि किसी क्षेत्र की जलवायु के बारे में यदि कहा जाए कि कैसी रहने वाली है, वहाँ पर अचानक तापमान गिरेगा या बारिश होगी या शांत क्षेत्र बनेगा, तो इसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। यदि वायुदाब की रीडिंग लेते समय अचानक गिरावट आ रही है, क्या रह रहा है, अचानक गिरावट हो रही है, अचानक गिरावट हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, तूफान आएगा, तूफान, क्लियर। यदि हम बात करते हैं कि धीरे धीरे गिरावट हो रही हो, तो संभावना रहती है वर्षा की, ठीक है। अचानक गिर रहा है तो क्या हो रहा है, तूफान आ रहा है। धीरे धीरे गिर रहा है, वर्षा होने की संभावना रहती है। फिर बात करते हैं यदि हम धीरे धीरे यदि ऊपर चढ़े, धीरे धीरे स्केल जो वायुदाब है वो धीरे धीरे यदि ऊपर चढ़ता है, तो यहाँ पर एक क्षेत्र बनेगा, शांत क्षेत्र, यानी कि मौसम रहेगा साफ। और जब साफ मौसम रहता है तो क्या संभावनाएं बनती हैं, प्रति चक्रवात की,
एंटी साइक्लोन, यहाँ पर प्रति चक्रवात की परिस्थितियाँ जो है वो सर्कमटेंसेस जो है वो आ जाएंगे। तो ये वायुदाब की जो रीडिंग लेने का एक मेथड है वो भी आपको याद रखें। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि वायुदाब में यदि अचानक वायुदाब स्केल पर यदि अचानक गिरावट दर्ज की गई है तो वहाँ का मौसम कैसा रहेगा या वहाँ पर क्या संभावनाएं बनेगी। तो तूफान आने की संभावना बनेगी। धीरे धीरे गिरावट हो रही है तो एग्जैक्टली वर्षा ही होने वाली है। और वायुदाब यदि धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो वहाँ पर एक शांत क्षेत्र बनेगा, और शांत क्षेत्र बनेगा यानी कि वहाँ पर प्रति चक्रवात आने की संभावनाएं बनेगी। ठीक है, इतना आई थिंक आपको बहुत आराम से समझ में आ गई होगी ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि वायुदाब को कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। तो हम उन कारकों के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। बात करते हैं वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों की। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, द फैक्टर विच इज डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन एयर प्रेशर। तो यहां पर यह ध्यान में रखना है, वायुदाब को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है, ज़्यादा नहीं है, इनकी संख्या कम है, लेकिन ये वायुदाब को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं अपना पहला ही पॉइंट रहता है जो सबसे इंपॉर्टेंट भी रहता है, वो रहता है वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो रहता है तापमान, टेम्परेचर। हाँ, तो प्यारे छात्रों, प्यारे साथियों, हम बात करते हैं अब वायुदाब को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारण हैं, जो कारक जो सबसे ज़्यादा वायुदाब को प्रभावित करते हैं उनमें सबसे पहला आता है तापमान, टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं कि वायुदाब को तापमान किस प्रकार प्रभावित करता है वो देख लीजिए। यदि तापमान अधिक है तो वायु का जो संगठन है वो कमजोर हो जाएगा, है ना। तापमान अधिक होने से वायु के जो पार्टिकल्स से कण है वो फैल जाएंगे और उससे क्या होगा, वायु ऊपर की ओर उठेगी, और वायु ऊपर उठेगी तो कौन सा क्षेत्र बनेगा, निम्न दाब का, लो प्रेशर एरिया बनेगा, यहाँ पर लो प्रेशर। ओके, और ठीक इसके विपरीत यदि हम बात करें तो वायु का संगठन मजबूत होगा कब, जब तापमान कम होता है। जब तापमान कम हो जाएगा तो वायु का संगठन मजबूत हो जाएगा, और मजबूत हो जाएगा यानी कि जो एयर पार्टिकल्स है वो बहुत नजदीक आ जाएंगे, और फिर क्या होगा, क्योंकि वायु यहाँ पर भारी हो जाएगी तो वो नीचे बैठेगी, और नीचे बैठने से क्या होगा, उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें आ रही हैं आपके। अब हम बात करते हैं कि तापमान में और वायुदाब में संबंध कैसा होता है। तो इसमें आनुपातिक संबंध तो होता है, इसमें विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध, बट आनुपातिक नहीं होता है। वायुदाब और तापमान में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो ये है कि यहां पर संबंध आनुपातिक नहीं होता है। यानी कि समझ लीजिए इसको, तापमान अधिक हुआ, कब होगा अधिक, जब अधिक होता है तो वायुदाब कम होगा और निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, और तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होगा और उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा। ये तो विपरीत संबंध हो गया, वायुदाब कम है, तापमान अधिक है। ठीक है, तापमान कम है, वायुदाब अधिक है, विपरीत संबंध। लेकिन आनुपातिक नहीं है। आनुपातिक इन द सेंस के ऐसा, इन दोनों के मध्य ऐसा संबंध नहीं है कि जितनी दर से वायुदाब गिरेगा उतनी ही दर से तापमान भी गिरेगा, या जितनी दर से तापमान ऊपर या नीचे होगा वायुदाब भी उसी दर से गिरना चाहिए, उसे कहते हैं आनुपातिक संबंध। तो वैसा संबंध इस पे नहीं है। अब हम एक छोटी सी चीज और, वायु जो है वो जल की तुलना में ज्यादा स्थान घेरती है, ये आप सभी जानते होंगे, छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को। अब हम बात करते हैं कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर उठेंगे
तो वायुदाब किस प्रकार इफेक्ट करेगा हमें? धरातल से ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब कम होगा या ज्यादा होगा? वायुदाब घटेगा ऊपर जाने पर, क्योंकि एक ठंडा क्षेत्र बनेगा और ठंडा क्षेत्र बनते ही क्या होगा? एक उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा और क्या होगा? वायुदाब कम हो जाएगा। ऊपर जाने पर वायुदाब में कमी आती है। जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं वायुदाब में गिरावट होती है, कमी आती है, और ये एक निश्चित क्षेत्र तक चलता है। फिर जो है बहिर्मंडल से बाहर जाने पर जो टेम्परेचर है वो निरंतर रूप से बढ़ता ही चला जाता है, फिर वो कम नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 10 मीटर धरातल से 10 मीटर की ऊंचाई पर जैसे ही हम ऊपर चलेंगे 1 मिलीबार वायुदाब की गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन ये सौपमंडल पर थोड़ा अलग है। सौपमंडल की बात करें यदि हम, तो ये दर, इसकी गिरावट की दर रहती है प्रति 300 मीटर पर 34 मिलीबार। यह आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। हो सकता है यहां से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, अब आपको यह तो पता ही है कि जल की तुलना में वायु अधिक स्थान घेरती है, क्योंकि वायु हल्की होती है और वो चारों क्षेत्रों को जल्दी से कवर कर लेती है, जल उतना कवर नहीं कर पाता। तो ये आपको ये भी फैक्ट याद रखना है, जल की तुलना में वायु अधिक स्थान घेरती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी बात सारी। तापमान किस प्रकार वायुदाब को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। नंबर 2 पर हम पढ़ने वाले हैं अभी। अगला जो पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूप से कह सकते हैं हम, तापमान के बाद ऐसा कौन सा फैक्टर है जो वायुदाब को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो आते हैं हम पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, घूर्णन, वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है तापमान को। कैसे, देख लेते हैं। आपने बल का नाम सुना होगा, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, ये बल एक तो होता है अभिकेंद्रीय, यानी कि बाहर से बल जो है वो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचता है, वो नहीं। यहां केंद्र से किनारों तक आने वाले बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। और यही अपकेंद्रीय बल जो है पृथ्वी के घूर्णन के लिए, जो घूर्णन होता है, अपकेंद्रीय बल की जो प्राप्ति होती है वो हमें पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होती है। क्या होगा अपकेंद्रीय बल का या घूर्णन का? वायुदाब पर सीधा प्रभाव। वायुदाब या अपकेंद्रीय बल अधिक होगा तो क्या होगा, और कम होगा तो क्या होगा? अपकेंद्रीय बल यदि अधिक है तो वायुदाब भी क्या होगा? अधिक होगा? नहीं, यदि अपकेंद्रीय बल अधिक है वायुदाब कम होगा, और अपकेंद्रीय बल है वायुदाब की जो दर है वो अधिक रहेगी। अपकेंद्रीय बल अधिक, वायुदाब कम। अपकेंद्रीय बल कम, वायुदाब अधिक। वही जैसा कि टेम्परेचर में जो विपरीत संबंध होता है, लेकिन आनुपातिक नहीं। ठीक है, तो ये एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जो वायुदाब को सीधे सीधे प्रभावित करता है। नंबर 3 पर हम बात करें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जल वाष्प। जल वाष्प, और ये जल वाष्प जो वाटर वेपर होते हैं, क्या होता है भाई वाटर वेपर? वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे जल की बूंदे, जल की उपस्थिति, और वही जल की बूंदे कहीं न कहीं बारिश करने में हमारी सहायता करती है। जल वाष्प, वाटर वेपर। अब हम प्रकृति वाइज बात करते हैं, नेचर वाइज, तो इन जल वाष्प की जो बूंदे हैं इनकी प्रकृति क्या होती है? प्रकृति कैसी होती है इनकी? गर्म होती है। कैसी होती है? गर्म होती है। ठीक है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं कि जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल में यदि अधिक होगी तो क्या होगा, और कम होगी तो क्या होगा? यदि जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल में अधिक है तो वायुदाब कम होगा या घट जाएगा। जैसे ही जल वाष्प की मात्रा बढ़ेगी वायुदाब कम हो जाएगा, घट जाएगा, और जल वाष्प की मात्रा कम होने से वायुदाब बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई। जल वाष्प से रिलेटेड इनकी जो प्रकृति होती है वो गर्म होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, और उसके लिए आपको एक अलग आपके
एक पॉइंट भी दे रखा है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले मैं ये मिटा देता हूं, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। और जो सबसे आखिरी पॉइंट है अपना, वायु दाब को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक कारक है, ठीक है, और वो है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता, प्रवणता का एक सीधा सा लोकल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं ढाल। ढाल होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा, तो कैसे वायु दाब को वो इफेक्ट करेगी वो आप देख लीजिए। ढाल, यदि प्रवणता या ढाल अधिक है तो वायु की गति भी अधिक होगी, और वायु की गति अधिक है तो वायु दाब अधिक होगा या कम होगा, बस आप समझ लीजिए इस बात को। प्रवणता अधिक, वायु की गति भी अधिक होगी। यदि प्रवणता कम तो वायु की गति भी कम होगी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। जैसा संबंध होता है इसमें, किस प्रकार प्रवणता अधिक है तो वायु की गति अधिक होगी, प्रवणता कम है तो वायु की गति भी कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर काम करेंगे, समदाब रेखाओं की। सपोज करो ये समदाब रेखाएं, ठीक है, दो समदाब रेखाएं यदि पास है, नजदीक हैं, तो क्या स्थिति आएगी, और यदि दो समदाब रेखाएं दूर हैं तो क्या स्थिति होगी। ठीक है, सपोज करें इन दो समदाब रेखाओं के बीच में ये अंतर है, यदि इनके बीच में एक और समदाब रेखा आ जाए तो क्या इफेक्ट रहेगा, इन दोनों समदाब रेखाओं पर क्या स्थिति बनेगी, और ये दूर होने की पोजीशन में क्या स्थिति बनेगी। दोनों ही समदाब रेखाओं की परिस्थितियों को समझ लीजिए। यदि समदाब रेखाएं नजदीक हैं, क्या है, यदि दो समदाब रेखाएं नजदीक हैं, नजदीक होने की स्थिति में क्या होगा, प्रवणता अधिक होगी, प्रवणता अधिक होगी, और प्रवणता अधिक होगी तो क्या होगा, वायु की गति भी अधिक होगी। ठीक है, वायु की गति भी अधिक होगी, और वायु की गति अधिक है तो सीधा सीधा एक क्षेत्र बनेगा और वो बनेगा चक्रवात। यहां चक्रवात आने की संभावनाएं रहती है। क्लियर। नंबर 2, क्या होगा जब प्रवणता दो समदाब रेखाएं दूर होगी, यदि दो समदाब रेखाएं दूर हैं तो प्रवणता कम, तो क्या होगा, यदि प्रवणता कम है तो वायु की गति भी कम, और एक शांत क्षेत्र बनेगा। यदि वायु की गति कम रहेगी तो शांत क्षेत्र, और ये शांत क्षेत्र ही क्या रहता है, प्रति चक्रवात की पोजीशन, और ये सर्कमटेंसेस बनते हैं किसके, एंटी साइक्लोन के, प्रति चक्रवात के।